और बच्चे कहिए, क्या हाल चाल है, कैसी पढ़ाई फिजिक्स की आपकी चल रही है। मुझे तो थोड़ा सा कभी कभी ये कष्ट भी होता है कि हम आपके सामने नहीं हैं, न आप हमारे सामने हैं। हमारे आपके बीच का जो जरिया है, जो माध्यम है, ये ऑनलाइन सिस्टम है। तो आपके दुख दर्द हम तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखेंगे। कहीं से कोई तकलीफ अगर आ रही है तो उसके भी ठीक है, आप अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को भी यूज कर रहे हैं तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी इस प्लेटफॉर्म को भी यूज करके देखिए, और जब इसमें आप एक बार एंट्री लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे, क्योंकि फिजिक्स इससे बेहतर किसी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं चल रहा है। ये मेरे को पता है। इसका वजह ये है कि सभी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर ग्राउंड लेवल की बात तो कोई करता ही नहीं है। और जब तक हमारा ग्राउंड लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक हमारा बेस अच्छा नहीं होगा, तो कहाँ से फिजिक्स में बहुत बेहतर हम कर पाएंगे। हम लोगों का तो ये 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जो हम लोग शेयर करते हैं बच्चों के साथ, बल्कि 30 प्लस है जो शेयर करते हैं बच्चों के साथ, कि आप इस अनुभव का फायदा तो लो, क्योंकि रिजल्ट आपको लेना है। जीरो से हीरो बनने का ख्वाब आप रखते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, पूरी वीडियो पर आप गौर नहीं फरमाते हैं। प्रॉब्लम का कोई कमी थोड़ी ना है। प्रॉब्लम तो आज पूरी की पूरी एससीवी प्रॉब्लम पर ही मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि हमने आपको वर्क डन सिखा लिया, पावर सिखा लिया, वर्क एनर्जी थ्योरम सिखा लिया, काइनेटिक एनर्जी बता दिया, है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बता दिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर हमने आपसे बात कर ली है, मतलब लगभग ऐसा। फिर एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल भी बता लिया है, और बहुत सारे सवाल भी बीच में आए। कुछ आईआईटी के भी क्वेश्चन हमने करवाए आपको, कुछ नीट के भी क्वेश्चन करवाए। तो अभी और बहुत कुछ होना बाकी है। अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर काम हमने नहीं किया है, वो अभी सेफ जोन में है। पहले इधर का सारा काम कर लेते। बहुत सारे वेराइटीज हैं प्रॉब्लम के, वो अभी 2-3 लेक्चर में। और वन शॉट वीडियो की भी कभी कभी डिमांड रहती है, तो वो पहले फाइनल होने दीजिए। वन शॉट वीडियो एक दिन में आपका क्लियर हो जाएगा, वो रिवीजन के लिए होता है। पहले आप बेस तो बना लीजिए सही तरीके से, चैप्टर का नॉलेज तो गेन कर लीजिए, उसके बाद होगा वो भी होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये देखिए, आज पूरी तरह से लेक्चर में एचसीवी के प्रॉब्लम पर ही हम काम करने वाले हैं, और उसी प्रॉब्लम में जहां कहीं भी मतलब पहले एनर्जी कंजर्वेशन का प्रैक्टिस आप ले लीजिए। और लास्ट वीडियो में भी 1-2 चीज़ जो है सो आपको एनर्जी कंजर्वेशन से मैंने छोटे छोटे प्रॉब्लम पर काम करके दिया था, ऐसे मतलब एग्जाम्पल के थ्रू। पर आप उसका बेसिकली इम्प्लीमेंट, एक सवाल मैंने लिया हुआ है, कहता है कि एक ये फ्रिक्शनलेस ट्रैक है हमारा, इसके टॉप पर एक एम मास का कोई ब्लॉक है जो ग्राउंड से एच हाइट यानी 1 मीटर के हाइट पर है, और यहाँ से इसको रिलीज कर दिया जाता है। तो इस जगह पर ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर ये बिल्कुल भी वेलोसिटी से जो भी हो, यहाँ से ये इससे स्लिप ऑफ हो जाता है। कहता है कितनी दूर जा करके ये ग्राउंड को हिट करेगा। कहने का मतलब यहाँ तक आपका प्रॉब्लम वर्क पावर एनर्जी का, एंड आफ्टर दैट ये प्रॉब्लम हो जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन का। आपको पूरा याद होगा, काइनेमेटिक्स में मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से आपको चीजें बताई थी, कोई बात नहीं है। अब देखिए कि सिस्टम पर आपको एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल मैं ए और बी पर यूज करता हूं। क्यों यूज करता हूं? क्योंकि ये अधिकार है अपन को। क्या अधिकार है? कि फ्रिक्शनलेस ट्रैक है ना, जब ट्रैक फ्रिक्शनलेस है, शायद 48 नंबर का प्रॉब्लम है आपके बुक में, तो कोई चिंता की बात 48 नहीं है, ये 36 है। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 36। आपको वहां से प्रॉब्लम पढ़ करके भी आ जाएगा। तो मैं इसलिए इस पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं, क्योंकि इस ट्रैक पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, और वो हो सकता है कौन? फ्रिक्शन, वो है नहीं। तो आप एफ एक्सटर्नल देखिए, सिंस एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए मस्ट इक्वल्स टू द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी। और अगर मैं टीएमई लिखता हूं तो आपको पता है कि ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी के लिए लिखा हुआ। मतलब क्या हुआ? तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए और प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। क्लियर सी बात है। ये मेरा रेफरेंस लेवल है, यहाँ से एच हाइट लिया ऊपर हमने, तो यह हो जाएगा सीधा हमारा एम जी एच, और कोई सा वेलोसिटी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 हुआ। एंड अगर मैं बी पर बात करूं तो यहाँ देखिए एम जी एंड H1, और प्लस यहाँ अब आपके पास वेलोसिटी भी है। इसी वेलोसिटी का तो डिमांड था हम लोगों को, यही चाहिए था।
कोई बात नहीं। अब आइए क्या करना है, तो ये हो जाएगा mg और इंटू h माइनस h1 इक्वल टू, देखिए इसको इधर ले गए तो mg कॉमन लेंगे तो h माइनस h1 इक्वल टू हाफ m और v स्क्वायर। आपके प्रॉब्लम में वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, अच्छी बात है, हमने माना, क्योंकि ये अब देखिए निकल जा रहा है। अब यहाँ से वैल्यू अगर मैं पुश कर देता हूँ तो ये 2g इंटू एच माइनस h1, ये आ गया हमारा वेलोसिटी के स्क्वायर का वैल्यू। फिलहाल रहने देते हैं, जब जरूरत लगेगी तो करेंगे। अब जब ये भी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकल चुका है तो मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए इसका, इस कंडीशन में। तो कैसे निकालेंगे हम, मैंने आपको बताया हुआ था कैसे निकालेंगे। तो सबसे तो पहली बात है कि ग्राउंड से यहाँ पर देखिए, जब वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो वी वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। तो पहले ये निकाले कि यहाँ से यहाँ, अच्छा एक भी तरीका तो है, डायरेक्ट हम लोग ये भी तो लगा सकते हैं, वो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन लगा करके तुरंत अपने आप आ जाएगा, कहाँ कोई दिक्कत है। थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है ना। देखते हैं लगा करके क्या होगा, y इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से काम करके देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ऐसा नहीं हो कि वो थोड़ा सा और लेंदी पकड़ा जाएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, y तो आपको चूंकि अपवार्ड पॉजिटिव लिया हुआ है ना, अपवार्ड पॉजिटिव लिया हुआ है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये टर्म मेरा खत्म हो जाएगा, चूंकि थीटा 0 डिग्री तो ये मेरा रहेगा नहीं, और y का वैल्यू क्या होगा, माइनस 0.5 है। ये कितना है, ये यही वाला है ना, 0.5 इक्वल टू 0 माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर का मतलब यही वी स्क्वायर आएगा ना, ये वाला वी स्क्वायर, और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा 0 डिग्री है बेटा, तो क्या इसका वैल्यू होगा, 1 होगा, यानी ये यही रह जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। बस अब कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर मेरे पास स्पेस है, मैं यहाँ काम करके आपको दे रहा हूँ। ये देखिए माइनस और ये माइनस, यहाँ से हर तरह से अलर्ट रहना है आपको। साइन कन्वेंशन भी मैंने बताया कि वो भी यूज करना पड़ेगा। यहाँ y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ वाली वेलोसिटी हमने यूज करी है और वो करना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो थीटा 0 डिग्री है, चूंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हुआ वहां से, बॉल तो यहाँ से सीधे हॉरिजॉन्टल निकला ना, थीटा का वैल्यू क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का वैल्यू 0। क्योंकि यहाँ के बाद हम पूरी प्रोजेक्टाइल को समझेंगे, प्रोजेक्टाइल के ही तरफ से सोचेंगे, उसी की तरह सोचेंगे, तब क्या होगा 0.5 यानी 1/2 हो गया ये। तो देखा जाए, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2, 0.5 को 1/2 इक्वल टू 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटा 2, और भी स्क्वायर का मान रखेंगे। अभी रुक जाइए, घबराना नहीं, ये खत्म हो गया। नहीं, ये 2 कहाँ से, ये ओनली 2 तो वही वाला है, ये खत्म हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि भी स्क्वायर का वैल्यू आ गया जी इंटू एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से अगर देखें तो क्या मिलने जा रहा है यहाँ से, और भी स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास है 2g इंटू एच माइनस h1, ये है 2g इंटू एच माइनस h1, ये भी स्क्वायर का वैल्यू है। और जब भी स्क्वायर का वैल्यू है तो यहाँ पर क्या है ना, भी स्क्वायर इक्वल टू, हाँ यहाँ से क्या होगा, भी स्क्वायर का वैल्यू 2g इंटू एच माइनस h1, और इक्वल टू क्या होगा, g इंटू एक्स स्क्वायर। जी से जी भी देखिए समाप्त हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है, x का वैल्यू सीधा निकाल दीजिए, रूट अंडर, है ना, 2 इंटू एच माइनस h1 मीटर में आ जाएगा। h है कितना,
0.5, सॉरी h है 1 मीटर, देखा जाए यहाँ से h1 है 0.5 मीटर। जब घटाएंगे तो वो क्या होगा 0.5 और 2 इंटू 0.5 मतलब ये 1, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 1 मीटर के बराबर आ जाएगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। और बड़े ही खूबसूरती से हमने इस पर काम किया, बड़े ही खूबसूरती से इसको समझा भी, और बड़े ही खूबसूरती से हमने इस पर गौर भी फरमाया। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, एकदम बहुत ही सुंदर तरीके से हम अपने लास्ट सॉल्यूशन, लास्ट आंसर पर भी पहुंचे। और अच्छी बात यह है कि ये एग्जैक्ट है, कोई ज़्यादा क्लिष्ट कैलकुलेशन नहीं है। सो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल और प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों के कम्बिनेशन से बड़ा ही खूबसूरत ये प्रॉब्लम था। आप इसको पॉज करके देखें, समझें, ज़रूरत लगे तो नोट करें, नहीं ज़रूरत लगे तो कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। सवाल का ढेर लगा हुआ, मैं आज देखिए कितनी सी बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद देखा जाए एक प्रॉब्लम जो है आपके सामने आया हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर, कौन सा ले लूँ मैं, प्रॉब्लम नंबर में 38 लेता हूँ। 38 प्रॉब्लम क्या कहता वो देखिए, इसको मैं इरेज करता हूँ और इरेज करने के बाद 38 नंबर के प्रॉब्लम पर काम करते हैं। ऑनलाइन लेक्चर में प्रॉब्लम पर इतना टाइम शायद ही आपको मिलता है, पर मैंने उस चीज़ की कभी कोई परवाह नहीं की। मुझे आपको सिखाना है, मुझे आपको बताना है, तो जहाँ तक हो सकता है आज, लेकिन आज के बाद लेक्चर थोड़ा सा एडवांस होगा, लेक्चर थोड़ा आगे निकलेगा, थोड़ी थ्योरी भी जो आगे आने वाली है उस पर भी बात करेंगे। देखिए 38 नंबर का प्रॉब्लम क्या कहता है, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m and length L overhangs a table with its 2/3 part on the table। देखिए 2/3 पार्ट इसका टेबल पर है, ये प्रॉब्लम नंबर होगा। आप जब देखेंगे तो 38 नंबर का प्रॉब्लम है, गौर फरमाते हैं इस पर। तो कहता है कि यूनिफॉर्म चेन जिसका 2/3 पार्ट टेबल पर है, इसका मतलब है कि इसका 1/3 पार्ट जो है वो हैंग कर रहा है। ये देखिए 1/3 पार्ट इसका हैंग कर रहा है। 1/3 पार्ट को मैंने क्या कर दिया, ये देखिए इस तरह से है, 1/3 पार्ट इसका हैंग कर रहा है। मैं ये देखिए कोशिश कर रहा हूँ मैं चेन बनाने का, है ना। आप चाहे तो इससे बेहतर बना सकते हैं, पर अपन को समझना है सिर्फ, तो इसका टेंशन नहीं लेना है कि फिगर कितना सुंदर बन रहा है कितना। अब क्या कह रहा है, इस पूरे चेन का जो मास है ना, मास ऑफ द चेन है आपको m और टोटल लेंथ है इसका l। मास ऑफ चेन ये दिया हुआ है इक्वल टू m, और इसका लेंथ जो टोटल है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है l। और अब क्या कहता है, ओवरहैंग्स अ टेबल विथ इट्स 2/3 पार्ट ऑन द टेबल। 2/3 पार्ट टेबल पर है, इसका मतलब इसका 1/3 पार्ट हैंग कर रहा है, L/3 पार्ट इसका हैंग कर रहा है। अब कहता है कि फाइंड द वर्क टू बी डन बाय अ पर्सन टू पुट द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसने जो सवाल का डिमांड किया है, जो जवाब हमसे मांगा है, थोड़ा विचार करने की बात है कि मैं इस पर कैसे सोचूं, कैसे इस पर विचार करूं, है ना। सवाल हमेशा सोचने का चीज़ है, जब उसको सोचेंगे तो फिर उस पर काम करेंगे। ज़रा सोच करके देखते हैं कि जो ये L/3 लेंथ चेन का लटक रहा है, हैंगिंग सिचुएशन में है ना, अब ये बैक टेबल पर कैसे जाएगा, अपने से जाएगा कभी क्या, क्योंकि कुछ तो इसका मास रहा होगा, और उस मास की वजह से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg है वो नीचे लग रहा है इसके ऊपर, तो वो तो इसको नीचे मतलब ये कर रहा है। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको बैक करके लाऊं, ऊपर लाऊं, तो कैसे ला पाएंगे आप। देखिए इसके लिए तरीका है। आप क्या करते हैं, हम लोग इस जगह को x इक्वल टू 0, सबसे पहली बात तो ये वेरिएबल मास मतलब मास पॉइंट मास है नहीं, पूरे लेंथ पर मास बटा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके एक एलिमेंट्री पार्ट dx काट लेते हैं और यहाँ से एनी डिस्टेंस x पर हम मानते हैं इसको। ये तरीका है।
क्योंकि जब कभी भी इस तरह का कंडीशन आपको मिलेगा ना, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये तरीका लगाना पड़ेगा। और तरीका क्या लगाना पड़ेगा? तो तरीका ये लगाना पड़ेगा कि अगर मैं इस एलिमेंट को जो जिसका लेंथ हमने dx माना है, इस एलिमेंट को अगर मैं यहां से उठा करके यहां रखूंगा तो मुझे उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। और जब वो अगर हमें पता पड़ जाता है, तब उसके बाद जो है हम पूरी तरह से उसी क्या बोलते हैं, एक्स का जो लिमिट है वो हम लगा देते हैं, और लिमिट लगाने के बाद जो है इंटीग्रेशन का, और उसके बाद हमारा कंप्लीट वर्क डन निकल करके आ जाता है। बढ़िया बात है, ध्यान से देखा जाए। कहते हैं सॉल्यूशन अगर मैं शुरू करूं इसका, तो खूबसूरत है सॉल्यूशन। मास पर यूनिट लेंथ लाना पड़ेगा, मास पर यूनिट लेंथ अगर मैं उसकी बात करूं तो ये होगा m/l, है ना। इसीलिए मास ऑफ एलिमेंट जो होगा, जिस एलिमेंट के मास की मैं बात कर रहा हूं, ये dx जो हमको चुनना है, ये क्या हो जाएगा, ये इस मास को मैं अगर dm मान लूं तो क्या होगा, m/l और इंटू dx। खत्म बात, एलिमेंट का मास आ गया ना। तो अब इसके ऊपर जो वेट काम करेगा वो क्या होगा, mg काम करेगा, तो dm इंटू जी। अब क्या होगा, इसीलिए वेट ऑफ एलिमेंट्री मास कितना हो जाएगा बताया जाए। वेट ऑफ एलिमेंट्री मास कितना होगा, ये होगा m यानी dm इंटू जी, और dm इंटू जी बोले तो ये होगा m/l इंटू dx और इंटू जी। अच्छी बात। अब अगर आप ये सोचो, यहीं पे आपको रियल कॉन्सेप्ट का सामना होने वाला है। क्या है कि अगर इस एलिमेंट को आप इस टेबल पर बैक ले जाना चाहते हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना देना पड़ेगा, x देना पड़ेगा। और फोर्स कहां से लाओगे, जो फोर्स लाओगे ना, वो फोर्स आपको इसी वेट के बराबर लाना होगा। एंड दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी स्लो डिस्प्लेसमेंट, धीरे 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 धीरे। क्योंकि अगर आपने फोर्स को बढ़ाया तो सिस्टम में एक्सीलरेशन पैदा होगा। आपका फोर्स अगर m इस dm इंटू जी से एक्स्ट्रा जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक्सीलरेशन पैदा करेंगे, वो वेलोसिटी जनरेट करेगा, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी का बोझ आपके सर पर हो जाएगा, और वो मुझे करना नहीं है। वी नीड टू कैलकुलेट द वर्क डन ओनली। सो आवर फोर्स, यानी मैं जो फोर्स एलिमेंट पर लगाने वाला हूं, वो फोर्स इतना ही होना चाहिए जितना ये वेट है, ताकि ये डिस्प्लेसमेंट धीरे 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 हो, फोर्स बैलेंस भी रहे, कोई एक्सेलेरेशन का भी चांस नहीं बने, और अपन का वर्क डन भी निकल जाए। तो अगर मैं कहते हैं इफ दिस एलिमेंट इज, है ना, डिस्प्लेस्ड ओवर द टेबल, अगर टेबल पर इसको डिस्प्लेस करके मैं ले जाना चाहता हूं, देन क्या होगा, dw इक्वल टू, है ना, मेरा फोर्स आ जाएगा F, या ठीक है इंटू, या df कर देते हैं, और इंटू क्या होगा, x हो जाएगा। क्योंकि ये एलिमेंट x डिस्प्लेसमेंट पर हमने माना है, तो ये वहां जाएगा तभी होगा। लेकिन ये इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, ये देख लीजिए, क्योंकि मेरा फोर्स इसी फोर्स के बराबर होना चाहिए। ये इक्वल टू हो जाएगा m/l इंटू जी और इंटू x dx। हो गया, है ना। अब आपको जैसे पाना है वैसे करना है, आप लिमिट लगा दीजिए। इसीलिए टोटल वर्क डन इक्वल टू m/l इंटू जी और इंटू x dx, इंटेग्रल 0 से लेकर के कहाँ तक, l/3 तक, है ना।
एक्स को जीरो से लेकर आप समेटते जाइए, तो कहाँ तक, जीरो से लेकर के L/3 तक आपने इसको समेट लिया और आपका टोटल वर्क डन का वैल्यू क्या हो गया, निकल गया। तो ये होगा कितना, mg/L, और ये होगा x²/2, और लिमिट लग जाएगा जीरो से लेकर के L/3 तक। सो mg/2L और इंटू ये होगा L²/9, L से एक पावर खत्म हो जाएगा, यानी mgL/18। ये मेरे समझ से आपका वर्क डन होना चाहिए। और जब ये वर्क डन आपका होना चाहिए तो आपको खुश भी हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने इस सवाल को करा, और ये सवाल करना भी जरूरी था। नहीं करते तो आपका काम नहीं चलता। एकदम स्मूथली सवाल को सॉल्व करा है हम लोगों ने, स्मूथली सवाल को सॉल्व करा है। कहीं से कोई तरह का लोचा आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ लिखने में गड़बड़ी नहीं करेंगे आप। डीएम है और इंटू जी है, जो ये वेट है इसका, ये वेट है इसका, एलिमेंट्री मास का वैल्यू मैंने डीएम लिया और जी इसका वेट है, और इसी के बराबर हमने फोर्स जो है यहाँ पे दिया। यहाँ डीएफ क्यों लिखे, रहने दीजिए, एफ है, यहाँ भी एफ मैंने माना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ है तो क्या दिक्कत है। एफ का वैल्यू जो हम लगा रहे उतना के बाद, चलिए इसको आप जो है सो बिल्कुल अब पॉज करके अपना नोट करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा और एक आध प्रॉब्लम उठाता हूँ और तब मैं आगे, आज कोई मतलब कोई थ्योरी नहीं, एकदम कम्प्लीटली एकदम। कभी कभी कुछ बच्चों को ये लगेगा भी कि ओ आज तो प्रॉब्लम का लेक्चर है, मज़ा नहीं आ रहा है। भाई साहब, पढ़ने में हमेशा मज़ा आएगा ये ज़रूरी नहीं। हमेशा काम की बात हो कि काम कितना बेहतर हो रहा है, ये हमारे लिए मायने रखता है, और उसको हम लोग पूरी संजीदगी के साथ समझ करके और तब उस पर काम करते हैं। देखिए, एक प्रॉब्लम है यहाँ, ये भी ढंग का प्रॉब्लम ही है, आपको 48 नंबर का है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे जहाँ जहाँ से लगता है कि एनर्जी कंजर्वेशन का एप्लीकेशन आपको सही ढंग से मैं सिखा पा रहा हूँ, तो मैं उसी को सवाल को आज चेक कर रहा हूँ, ताकि एक अच्छा प्रैक्टिस आपका हो जाए। और बाकी प्रॉब्लम है इसमें और भी बहुत सारे क्लासिकल हैं, जिस पर चर्चा हम लोग खूब अच्छे से करेंगे, उसकी चिंता अभी आपको नहीं करनी है। आज चिंता सिर्फ इस बात की करनी है कि आज एनर्जी कंजर्वेशन जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया गया था, उसका एप्लीकेशन बहुत नहीं कर पाए थे, और उसी को हम लोग आज अच्छे से सीखने वाले हैं। ये इस तरह से आके यहाँ गिरता है। अब प्रॉब्लम क्या कहता है वो देखा जाए, प्रॉब्लम पढ़ने के चक्कर में टाइम वेस्ट होगा। सवाल कह रहा है कि स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम। चलिए, अच्छी बात है कि इसमें आपको डिजिटल वैल्यू उपलब्ध है। 100 ग्राम का आपका ब्लॉक है, और कह रहा है इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड टू कंप्रेस द स्प्रिंग थ्रू 5 सेंटीमीटर। यानी इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया है 5 सेंटीमीटर से, ये अच्छी बात है, 5 सेंटीमीटर। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 100 न्यूटन पर मीटर, यानी के का वैल्यू दिया हुआ, अच्छी बात है, स्प्रिंग कांस्टेंट है अवेलेबल, जो है 100 न्यूटन पर मीटर के बराबर। कहता व्हेन रिलीज्ड द ब्लॉक मूव हॉरिजॉन्टली टिल इट लिफ्ट्स द स्प्रिंग, अच्छी बात है। Where will it hit the ground? Where will it hit the ground? 2 meter below the spring. 2 meter below the spring. अच्छी बात है। ये दिया हुआ बच्चा और कहता है कि ये निकाल दो कहाँ ये ग्राउंड को हिट करेगा। अरे तो सवाल पीछे भी बनाए थे हम लोग, एक बार क्यों ना उसी का इस्तेमाल करें। लेकिन पहले तो यहाँ की वेलोसिटी चाहिए होगी ना आपको। जब यहाँ की वेलोसिटी आपको पता नहीं होगा तो फिर कैसे हम लोग काम करेंगे, तो वेलोसिटी कैसे प्राप्त करेंगे, ये तो पता होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जब कंप्रेस करके रिलीज करेंगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इस पोजीशन पर आप जो है ना, सबसे पहले एकदम फटाफट, इस सब में कोई लेट करने की जरूरत नहीं है। एट पोजीशन ए आप पहले वेलोसिटी निकाल लो तब बात करना, या यूं ही मानिए, क्या दिक्कत है। एट पोजीशन ए क्या होगा,
ये हो जाएगा पोजीशन ए पर, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। इसको अभी कुछ नहीं कहना है, इक्वेशन नंबर 1 बन करके छोड़ देना है। तो कम से कम यहाँ की तो वेलोसिटी हमें मिल चुकी है, यहाँ एम यू स्क्वायर लिख रहा हूँ, यहाँ की तो वेलोसिटी मिल चुकी है। और अब तो ये प्रॉब्लम कौन क्या बन गया, अब तो ये प्रॉब्लम बन गया प्रोजेक्टाइल मोशन का। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन और प्रोजेक्टाइल मोशन का फिर ये कॉम्बिनेशन ले रहा। एच हाइट से है, एच का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 2 मीटर, आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ एच इक्वल टू कितना 2 मीटर। ये डेटा आपके पास अवेलेबल है, ये एक्स नोट इसको मैं बोला हुआ हूँ, यहाँ एक्स नोट लिखा है मैंने। अब क्या करना है, कहते हैं वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। वी अप, चूंकि मुझे ये चाहिए कहाँ पर ग्राउंड को हिट करेगा, तो वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कॉन्सेप्ट ऑफ, और इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो आप यहाँ से यहाँ का टाइम लगा सकते हैं, और टाइम में ये वेलोसिटी मल्टीप्लाई करके एस इक्वल टू बीट, जैसा उसमें भी करते थे प्रोजेक्टाइल में रेंज निकालने में हम लोग, तो वही चीज, तो रेंज को टाइम कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज किया है। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, अगर मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से चलता हूं तो अपन को मालूम है कि y इक्वल टू होगा, फिर वही कहानी होगी, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है, चूंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है तो थीटा का वैल्यू तो 0 होगा। अब y का वैल्यू आपको ये भी पता है कि अपवार्ड पॉजिटिव उठाना है, तो ये h क्या होगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है। तो आइए देखते हैं, और g तो नेगेटिव होगा ही होगा वो ऑलरेडी। तो कितना हो जाएगा बताइए, y का वैल्यू कितना है, माइनस h, तो -2 है ना, और ये 0 होगा तो माइनस हाफ और g, और यहां पर माइनस साइन ऑलरेडी जो है ना आपको इस जी के चलते आया हुआ है। तो कितना होगा, माइनस ये हाफ जी और एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना होगा बोला जाए, यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा के बोले तो 1 आ जाएगा ना, चूंकि थीटा 0 डिग्री है, तो ये माइनस खत्म हो गया। हमको तो चाहिए क्या, एक्स चाहिए ना, तो फिर वही कहानी करेंगे। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू यू स्क्वायर है ना बटा जी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक ही बार में सारा काम हो गया। देखा जाए ये दोनों आकर के यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, बेशक जी से डिवाइड करा हमने, कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद एक्स स्क्वायर है तो है। अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू लानी है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 4 यू स्क्वायर बाय जी और इसका रूट मीटर में, ठीक है। ठीक है, लेकिन यू तो अभी निकाल के डालना पड़ेगा ना, यू तो निकाल के यहाँ से डालना पड़ेगा। देखिए कितना होगा यू का वैल्यू, यहाँ देखिए निकालते हैं, वही तो हम कह रहे थे, अभी डेटा सब यूज करना बाकी है, लगा के सवाल बन गया, हालांकि बन ही चुका है। अब डेटा सेट करना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। वहां से देखिए तो क्या होगा, 1 नंबर से, फ्रॉम 1 नंबर इक्वेशन से कहाँ जाएंगे हम लोग, तो के एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू एम यू स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ना, ये हो जाएगा के एक्स नॉट स्क्वायर बटा एम। ये है हमारा किसका वैल्यू, यू स्क्वायर का, तो वहां रखना पड़ेगा। तो रख देते हैं, क्या करें, कैलकुलेशन की बात है, 4 इंटू के एक्स नॉट स्क्वायर है ना, और बटा एम इंटू जी। बस अब इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, एम इसका वैल्यू
निकाल सकते हैं, ये कैलकुलेशन कर लेना है आपको। अब वो भी हमसे मत करवाइए, वो तो कभी कभी कर देते हैं आप क्या शुभचिंतक होने के नाते, लेकिन आप जो है खुद भी करेंगे उसको तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए ये भी सवाल हमने आपको हेल्प कर दिया। इसके बाद और बढ़ते हैं, एक आध सवाल देखते हैं कहाँ से आपके लिए जुगाड़ बैठता है तो वो कर लेते हैं। आइए, आज सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन का एप्लीकेशन देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए एक सवाल 51 है शायद, वो भी प्रॉब्लम है, आप देखिए 51 नंबर का एक प्रॉब्लम है, उस पर विचार करते हैं। प्रॉब्लम सब अभी जो है आपको आज पूरी तरह से इसी पर काम करेंगे। प्रॉब्लम कहता है कि एक रिंग है हमारे पास, है ना, ये देखिए 51 ही है। 51 नंबर में क्या कहता है कि एक रिंग है, इस रिंग में एक स्प्रिंग अटैच्ड है, और यहाँ ध्यान से देखें तो इसका वैल्यू H के बराबर है, ये H है, ठीक है। और यहाँ से इसमें इस तरह से, और ये रिंग इसमें फंसा हुआ, इसी ट्रैक के अलोंग चलने पर मौजूद, मैं सवाल को पूरा पढ़ूंगा अभी। एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री, दिस इज द एंगुलर पोजिशन वेयर द रिंग ऑफ मास m, जो 37 डिग्री एंगुलर पोजिशन पर, एंड स्प्रिंग यहाँ फिक्स है और स्प्रिंग अभी स्ट्रेस्ड पोजिशन में है। जब यहाँ आता है तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ को गेन करता है, यहीं पर शायद इसकी वेलोसिटी मांग रहा है। मैं पढ़ता हूँ सवाल को, ध्यान से सुनेंगे आप। वन एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ h, बहुत अच्छी बात है, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ यही h के बराबर है, बढ़िया है, h एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k, बढ़िया है, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू k दिया हुआ है, और कहता है इज फिक्स्ड एट द ग्राउंड एंड द अदर इज फिटेड with a smooth ring of mass m which is allowed to slide on a horizontal rod, ठीक है, fixed at a height h. Initially the spring makes an angle of 37 degree with the vertical when the system is released from rest, and the speed of the ring when the spring becomes vertical। वाह वाह वाह, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं, यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए। आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी को इक्वल कर देंगे, चूंकि स्मूथ ट्रैक है, कहीं एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, इसका इलोंगेशन कितना होगा वो आपको पता, मैं बता रहा हूँ ना। ये वैल्यू h है, ये 37 डिग्री है ना, और ये लंबाई लानी है, तो 37 के लिए ये क्या करेंगे, बेस। और तो सबसे पहले आप देखिए, इसको मैं O कह देता हूँ, इसको मैं A कह देता हूँ, उसको मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ मैं। तो क्या होगा, इन फ्रॉम ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं कौन सा, OAB। अगर मैं ट्रायंगल OAB लेता हूं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये पता करना, ये पता है कि ये H है अपन का, तो क्या होगा, बेस और हाइपोटेन्यूज पर काम करना है ना, तो cos 37 डिग्री इसका वैल्यू हो जाएगा H बटा, मैं इसको OB लिखता हूं, यहां से क्या हो जाएगा, OB का वैल्यू हो जाएगा H बटा cos 37 डिग्री। अगर आपको पता हो cos 37 डिग्री का वैल्यू तो कितना होगा, बताया जाए। cos 37 की वैल्यू होती है 0.8, यानी 4/5, ये हो जाएगा h बटा 4 और ऊपर में 5, यानी 5h/4, ये पूरी लंबाई हो गई। इसका मतलब इसीलिए x0 या इलोंगेशन इन स्प्रिंग कितना आ रहा है, ये जरूरी पड़ेगा हमको, इसके बगैर काम होना नहीं है। इलोंगेशन इन जो स्प्रिंग है ये हो जाएगा x0 इक्वल टू होगा 5h/4 माइनस h। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ h है और पूरी लंबाई अभी 5h/4 आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 5 में से 4, यानी h/4 हो जाएगा इस स्प्रिंग में इलोंगेशन, यानी हमारे लिए x0 का वैल्यू आ जाएगा। अब तो कुछ रहा ही नहीं सवाल में। इस B और इस A पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते, पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल अगर मैं यहाँ मानता हूं ना, इसमें कोई चेंज होना नहीं है। तो यहाँ पर जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और वही कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर किस में, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सवाल से डरना नहीं है, सवाल से डरना नहीं है। सवाल से डर गए तो फिर हमारा काम ही नहीं हुआ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाफ k इंटू x0², और यहाँ लिखेंगे इक्वल टू हाफ m v²। हाफ से हाफ मर गया,
डेटा सेट करना आपकी जिम्मेदारी। भी का वैल्यू हो जाएगा k/m और √(x0) डाल देंगे, सारा डेटा जो भी है आपका सवाल बन करके रेडी हो जाएगा। तो आज हमने प्रॉब्लम तो लिया, 3-4 प्रॉब्लम करे, लेकिन उतना ज़्यादा ग्रेविटी वाला प्रॉब्लम नहीं, लेकिन था, चीज़ें थी उसमें कि कैसे कम्बिनेशन हम लोग करते काइनेमेटिक्स के साथ वर्क पावर एनर्जी का, वो भी मिला। नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा डीप में जाएंगे, थोड़ा आईआईटी उठाएंगे और थोड़ा एससीबी का भी कुछ प्रॉब्लम है जो आपको पता नहीं है, अपन को मालूम है, उस पर काम करेंगे और तब स्टार्ट करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। थोड़ा धैर्य से पढ़िए, फिजिक्स अलबेला सब्जेक्ट है, जितना डेप्थ में जाइएगा उतना नॉलेज गेन होगा और एग्ज़ाम के लिए उतना कॉन्फिडेंट होंगे आप, इसीलिए जल्दबाजी नहीं करें। सो लगे रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये तो बार बार कहते हैं, क्या करना है नहीं करना आपको सब पता है, इसीलिए मैं सीधे कहता हूँ आज थैंक यू सो मच।